Hi friends and dear students, I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation। आज हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में चर्चा करेंगे। स्पेशली ये हम लोग क्लास 9 के विद्यार्थी के लिए चर्चा कर रहे हैं। ये टॉपिक्स जो है सभी विद्यार्थियों के लिए और हमारे समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी क्यों? ये तो ऐसे तो लगता है कि बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही संक्षिप्त चीज़ है। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो इसका जो है सर्वविदित और बहुत ही जो कि है दुनिया में एक बेहतर परिभाषा है, फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। जनता के लिए, जनता के द्वारा। This is the definition of democracy, for the people, by the people, of the people. It has been given by the Abraham Lincoln. Democracy क्या है? लोकतंत्र for the people, by the people, of the people। मतलब डेमोक्रेसी एक ऐसा साधन, एक ऐसा शासन पद्धति है जो कि है लोगों के लिए, जनता के लिए किया जाता है। डेमोक्रेसी में सॉवरिन कौन होता है, अर्थात जो है शक्ति किसके पास रहती है। डेमोक्रेसी में जो शक्ति होती है क्या है? डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है लोगों का। लोग जो आम लोग होते हैं, जो किसी भी देश के नागरिक होते हैं, जनता होते हैं, उनके द्वारा जो होता है उनका एक शासन होता है। आखिर किसी भी लोकतंत्र में जो शासन व्यवस्था चलाया जाता है वो जनता के द्वारा चलाया जाता है। ये अलग वाली बात है कि किसी भी लोकतंत्र में समानतः आज हम देखते हैं जहाँ पर ऐसा लोकतंत्र है जहाँ पर कंट्री का साइज़ बड़ा है और जहाँ पर जनता ज़्यादा होता है, तो प्रतिनिधि नेता लोग जो हैं वे लोग जो हैं शासन करते हैं, वे लोग डिसीजन लेते हैं। जैसे विधायिका में लेजिस्लेटिव में जो अकाउंट बनाते हैं, नेता लोग अकाउंट बना देते हैं। कोई भी बड़े बड़े एक्टिविटीज़ होते हैं तो सब हम लोग समानता, जैसे हम लोग भारतीय देखते हैं कि सभी जगह जो होते हैं वो जो है कोई नेता ही वहाँ पर जो एक पॉपुलर चेहरा होता है। यह अच्छी बात है, लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, वो भी जो काम करते हैं वो प्रतिनिधि होते हैं, वो जनता के लिए, आप लोगों के लिए काम करते हैं। डेमोक्रेसी में जो होते हैं उस देश का, उस लोगों का मालिक कोई ऑफिसर नहीं होता है, कोई नेता नहीं होता है। हमारा क्या होता है, जैसे हम लोग एज इंडियन, हम लोग अपने आज थोड़ा सा हम लोग ये लोकलाइज करके इस टॉपिक को हम चर्चा कर रहे हैं थोड़ा सा, और इसमें यूनिवर्सलाइजेशन का थोड़ा मिक्सअप हम लोग करेंगे। क्योंकि मेरा ये प्रयास है इसमें कि क्लास 9 के स्टैंडर्ड के विद्यार्थियों को हम समझाएं, क्योंकि क्लास 9 के स्टैंडर्ड के जो विद्यार्थी होते हैं विशेष कर ये जो है वो थोड़ा सा लोकतंत्र के पेचीदगियों को नहीं समझ पाते हैं उतनी अच्छी तरह से, क्योंकि जितना ये आसान टॉपिक लगता है उतना आसान टॉपिक नहीं है। क्योंकि जब हम लोग डेमोक्रेसी का चर्चा करते हैं तो डेमोक्रेसी को समझने के लिए धीरे धीरे केवल हम अपने आसपास, हमें अपने गांव, अपने जिला, राज्य या देश के बारे में ही नहीं सोचते हैं। डेमोक्रेसी को हम लोग समझते हम लोग धीरे धीरे जो है किसी देश के सरहद को, सीमा को पार कर जाते हैं। चिंतन मनन के सरहद को अगर हम लोग पार अगर करेंगे तब हम डेमोक्रेसी को और भी अच्छा से हम लोग समझ सकते हैं। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों आया और लोकतंत्र का आवश्यकता क्यों है, या लोकतंत्र कितना पुराना है, लोकतंत्र का अस्तित्व हमारे देश में कब से है, या लोकतंत्र का अस्तित्व ये हमारे पूरा विश्व में कब से है। जैसे हमारे विश्व के जो देश हैं, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ हो, अमेरिकन कंट्रीज़ हो, या ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज़ हो, एशियन कंट्रीज़ हो, या और भी कोई भी कंट्रीज़ हैं, लोकतंत्र की नींव, लोकतंत्र क्या है उस देश के हिसाब से लोकतंत्र का परिभाषा क्या है, लोकतंत्र का जैसा परिभाषा हम लोग देते हैं, क्या जिस रूप में हम लोग लोकतंत्र को समझते हैं, लोकतंत्र को पढ़ते हैं, जिस तरह से डिफिनेशन लोकतंत्र के बारे में पुस्तकों में लिखा जाता है, क्या लोकतंत्र का यही सर्वमान्य परिभाषा है? क्या यही परिभाषा जिस तरह लोकतंत्र हमारे देश में है क्या दूसरे तरफ में है? तो सबसे पहले हम थोड़ा सा देखिए, किसी भी मानव की एक्चुअली क्या है, व्हाट इज ह्यूमैनिटी, इट इज द बास्केट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। और मानविकी में अगर किसी विषय में अगर हम दीवार बना देते हैं कि ये हिस्ट्री है, ये ज्योग्राफी है, ये इकोनॉमिक्स है और ये पॉलिटी है, या ये फलाना विषय या फलाना विषय है, ये सबसे आज का जो पुराना परंपरा जो चले आ रहा है हमारा, समान तौर पर ये पुरानी पद्धति चली आ रही है। किसी विषयवार को दीवार बना देना, ये मैथमेटिक्स का दीवार, ये साइंस का दीवार और ये
ह्यूमैनिटीज़ या सोशल साइंस का दीवार, यही दीवार हमारे लिए भी ज्ञान का दीवार अर्थात एक ऐसा दीवार हमारे लिए बना हुआ है जो कि हमारे विचार को इस दीवार से पार नहीं होने देता, बल्कि हमारा एक कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं होने देता है। तो डेमोक्रेसी क्या, दुनिया की एक सवाल और भी यहाँ पर आ जाता है, क्या डेमोक्रेसी हमारे इस संपूर्ण जो हमारे पृथ्वी में सबसे प्राचीन पद्धति है, शुरू से ही डेमोक्रेसी चला आ रहा है क्या? जब हमारे पृथ्वी में जब मानवों का जब सभ्यता का विकास हुआ, या हम यूँ कहें कि सभ्यता से पहले जब संस्कृति का उत्पत्ति हुआ और मानव क्रियाकलाप करना जो आरंभ हुआ, क्या तभी से यहाँ पर लोकतंत्र था? क्या हम प्राचीन लोकतंत्र के बारे में हम कहेंगे कि दुनिया में सबसे प्राचीन लोकतंत्र का उदाहरण हम कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, किस देश में मिलता है? या हमारे देश भारत में ही सबसे पुराना लोकतंत्र का उदाहरण है? ये सब सवाल ये बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी समझने के लिए। और भारत में डेमोक्रेसी लोकतंत्र कब आया, दुनिया में कब आया, लोकतंत्र का आवश्यकता क्यों पड़ा, लोकतंत्र का जरूरत क्यों पड़ा? देखिए, सबसे पहले तो जैसे हम लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी की उत्पत्ति कब हुई और कैसे हुई, इसका भी एक पुराना इतिहास है। अर्थात डेमोक्रेसी की जरूरत क्यों पड़ी? डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, लोगों के लिए, लोगों का द्वारा शासन, अर्थात हर एक व्यक्ति के लिए एक शासन। डेमोक्रेसी का जरूरत क्यों पड़ा? डेमोक्रेसी का जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि देखिए, कोई व्यक्ति, किसी भी इंसान को उनका एक नैसर्गिक अधिकार, एक सार्वभौमिक अधिकार होता है, यूनिवर्सल अधिकार होता है। जैसे हर व्यक्ति को जीने का अधिकार होता है। अगर व्यक्ति जीता है, जीवन जी सकता है, तो जीने के बाद ही वह कोई भी चीज़ की प्राप्ति कर सकती है, चाहे वह शिक्षा का प्राप्ति हो, चाहे वह धन की प्राप्ति हो, चाहे मानवीय सुखों की प्राप्ति हो, चाहे मनोरंजन की प्राप्ति हो, या किसी भी कला और साहित्य या किसी भी चीज़ की सृजन या उत्पत्ति हो। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए व्यक्ति को सबसे जरूरी चीज़ होता है, जो सार्वभौमिक अधिकार है, जरूरत है आदमी को जीना, मतलब अपने जिंदगी को जीवन जी सके, जीने का अधिकार। अर्थात कोई व्यक्ति को ताकतवर व्यक्ति, कोई प्रभावशाली व्यक्ति, कोई ग्रुप या संगठन गैर कानूनी तरीके से, गलत तरीके से, विधि सम्मत तरीके से विरुद्ध हटकर गलत तरीके से किसी को नहीं मार सकता है, किसी का जीवन नहीं ले सकता है। तो ये व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, व्यक्ति को जिंदगी जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए व्यक्तियों को ये चीज़ का जरूरत था कि व्यक्ति उसे अधिकार हो कि यहाँ पर वह जी सके, अर्थात उसको कोई गलत तरीके से उसकी हत्या नहीं कर सके, उसको कोई मार नहीं सके। इसके अलावा लोगों में एक सबसे महत्वपूर्ण एक इंसानी जज्बा होता है, एक सम्मान। हर व्यक्ति, चाहे वह गरीब हो, चाहे वह अमीर हो, चाहे वह बच्चा हो, चाहे वह बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, सभी कोई चाहता है कि उसे सम्मान मिले, उसे रेस्पेक्ट के साथ कोई भी व्यवहार करे। अर्थात ये इंसान का व्यक्तित्व भी होना चाहिए और ज्ञान भी ये होना चाहिए कि हम जो है एक दूसरे को, प्राणी मात्र होने के प्रति हम दूसरे का सम्मान करें, चाहे वह कमजोर हो, चाहे वह छोटा हो, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। हमें केवल मानवों का ही सम्मान नहीं करना चाहिए, हमें जीव जंतुओं का, पशुओं का, हमें पेड़ पौधों का भी हमें सम्मान करना चाहिए, हमें अपने प्रकृति का भी सम्मान करना चाहिए। और यही चीज़ हम लोग देख रहे हैं आज मानवाधिकार में भी यही है। मानवाधिकार का भी आज मानवाधिकार भी बन चुका है कि प्रकृति की रक्षा हमें करना चाहिए और हमें जो है जीव जंतुओं को भी रक्षा करना चाहिए। और जीव जंतुओं को चोट नहीं पहुंचा सकते हैं, प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। अर्थात लोगों को क्या जरूरत हुई? सम्मान के साथ जीने का अधिकार। अर्थात कोई दूसरा व्यक्ति गलत तरीके से किसी का सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सके। अर्थात कौन? वैसे व्यक्ति जो ताकतवर हैं, जो बाहुबली हैं, या वैसे तानाशाह, किसी भी कारण से तानाशाह बन चुके हैं। आखिर कैन प्रकार तरीके से अगर वे काफी धन का संग्रह कर लिए हैं और धन के प्रभाव के चलते अगर अपने शक्तियों का जो है दुरुपयोग कर रहे हैं, लोगों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, चाहे वह किसी राजनीतिक सत्ता को प्राप्त कर लिए हैं और उस सत्ता से जो है लोगों का सम्मान नहीं कर रहे हैं,
लोगों के जीवन के साथ ऐसा काम कर रहे हैं कि लोगों का जीवन के साथ खिलवाड़ जो है हो रहा है उनके कार्य व्यवहार से, चाहे वह किसी प्रकार से कार्य कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा व्यापार कर रहे हैं, ऐसा उद्योग और धंधा कर रहे हैं जिससे दूसरे का नुकसान हो रहा है, तो ये अधिकार किसी भी दूसरे आदमी को नहीं मिलना चाहिए। तो ये अधिकार, जीवन जीने का अधिकार और उसके साथ सम्मान के साथ अधिकार लोगों को मिलना चाहिए। तो ये सारे अधिकार के बाद जो है मानव आज ही नहीं बल्कि आज हजारों साल पहले से ही मानव जो है अपने अधिकारों के प्रति उनमें जो है चेतना आई और इस आवाज को अपना जो है बुलंद करना शुरू किया, स्टार्ट करना शुरू किया। जीवन का अधिकार, जीवन के अधिकार के साथ जो है सम्मान का अधिकार, और इसी अधिकार के करीब में बहुत सारे और भी अधिकार आए। मनुष्य को, मानव को अपना व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, स्त्री पुरुष बालक या वृद्ध या कोई भी हो, उसका विकास करने के लिए और भी जो है मूलभूत कुछ ऐसे अधिकारों की आवश्यकता पड़ी, जिन अधिकारों को कहते हैं हम मूलभूत अधिकार या सार्वभौमिक अधिकार या नैसर्गिक अधिकार, जो मनुष्य को मिलना ही चाहिए। जीवन का अधिकार जैसे जैसे सम्मान का अधिकार, लिबर्टी का मतलब आज़ादी, लोगों को आज़ादी होनी चाहिए। और लोगों को क्या आज़ादी होनी चाहिए? लोग अपने बातों को एक्सप्रेस कर सके। अगर किसी देश में कोई शासन व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है हमारा, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे हमारा कानूनी व्यवस्था हो, या हमारा चाहे कोई भी व्यवस्थापिका हो, चाहे हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे नेता लोग हैं, या कोई भी व्यक्ति हैं लोकतंत्र में, कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, कोई ऐसा गतिविधि कर रहे हैं जो लोगों के लिए, लोग उससे सहमत नहीं हैं, लोग उसमें अपना आलोचना करना चाहते हैं, अपना टिप्पणी करना चाहते हैं, कुछ अपना बात करना चाहते हैं, तो उन्हें वो अधिकार मिलना चाहिए। मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार, कि आप लोगों को बोलने का अधिकार दीजिए। किसी भी आदमी को बोल सकता है, और समाज में, लोकतंत्र में जो है सरकार का क्रिटिसाइज, आलोचना करने का अधिकार आप लोगों को दीजिए। यही अधिकार लोगों ने लोकतंत्र में चाहा है। पहले क्या हुआ करता था, जब पहले का जो समय था 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी और इससे भी पहले के काल में हम लोग जैसे देखे थे, हम लोग पुनर्जागरण का काल भी पढ़े हैं, रिनेसा अंध युग में भी देखे थे, जहाँ पर चर्च का बोलबाला था, जहाँ पर लोगों को विचारों का अभिव्यक्ति करने से, अगर चर्च के खिलाफ कोई भी व्यक्ति कोई अगर कुछ एक वर्ड बोल देता था तो उसे क्या किया जाता था? उसे सामूहिक रूप से उसे पकड़ के उसे जिंदा जला दिया जाता था। किसी भी व्यक्ति को जिंदा जलाना कितनी अमानवीय बात है, लेकिन इस तरह की घटना उस समय आम थी। फ्रांस की क्रांति में देखते हैं 1789 में, अगस्त 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। हम देखते हैं फ्रांस में कैसा व्यवस्था था, वहाँ भी एनार्की, एरिस्टोक्रेसी, कुलीन तंत्र था। वहाँ क्या लोकतंत्र था क्या? वहाँ पर तो लोकतंत्र नहीं था। हम लोग फ्रांस की क्रांति देखते हैं, लुई 16 बुर्बो, जो हम लोग जानते हैं कि बुर्बो वंश का जो है राजा था, लुई 16 1774 में जो फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा, और उन्होंने भी वही किया। जो अमानवीय जो है तब तो वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। फ्रांस के समय में 1789 1774 के समय, बहरहाल अलग वाली बात है। हम लोग बाद में क्या देखते हैं कि लुई 16 हैड बीन गिलोटिन्ड, और वहाँ पर गिलोटिन का सिलसिला चलते रहा, और फिर इस तरह से समाज में वहाँ पर एक चेतना आई, गिलोटिन और सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन हुआ, और अंततः वहाँ भी डेमोक्रेसी आ गई, लोकतंत्र आ गया। तो अभी हम फ्रांस की क्रांति के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, 1789 1774 या उसके पहले हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग जब फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे तब हम लोग डिटेल्स में फ्रांस की क्रांति के बारे में, बुर्बो वंश के बारे में, और किस तरह जो है फ्रांस का किस तरह से वहाँ पर व्यवस्था था, और किस तरह से वहाँ पर सिस्टम है, और वहाँ पर किस तरह से जो है जैकोबियन शासन प्रणाली आई। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट का ओरिजिन हम लोग जो देखते हैं किस तरह से हुआ है, और अंततः 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट के बाद जो है फ्रांस का जो है फिर से एक बार परिवर्तन होता है। तो वो हम लोग वहाँ पर फ्रांस की क्रांति जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा हमें इसमें इंटरलिंक करने की आवश्यकता पड़ा लोकतंत्र के बारे में, तब हम समझ पाएंगे कि लोकतंत्र का जरूरत क्यों पड़ा। इस तरह से जो है बहुत सारे लोगों के जो है मौलिक अधिकार है, जीवन का अधिकार, उसके बाद सम्मान का अधिकार, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, विचारों के अभिव्यक्ति, बोलने का अधिकार लोगों को मिलना चाहिए। और उसके बाद बोलने का ही अधिकार नहीं, किसी को आप जबरदस्ती भी नहीं बोलवा सकते हैं।
कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती नहीं बुलवा सकता है, कोई 10 का ग्रुप किसी को जबरदस्ती नहीं बुलवा सकता है, कोई भी पुलिस प्रशासन किसी को मार पीट कर जबरदस्ती किसी को बोलने के लिए दबाव नहीं डाल सकता है। कानूनन किसी भी व्यक्ति को अधिकार है कि वो चाहे तो बोले और चाहे तो नहीं बोले, ये व्यक्ति का जो है अपना व्यक्तिगत अधिकार है। व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को विकास करने के लिए, अपन जिंदगी जीने के लिए किसी भी व्यक्ति को जीव को पार्जन करने की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात उसे कुछ धन का अर्जन करना पड़ता, कुछ काम करना पड़ता है जिसके द्वारा वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, अपने बाल बच्चों का भरण पोषण कर सके। तो व्यक्ति को जो है जीविका का भी अधिकार होना चाहिए, लोगों को रोजी रोटी कमाने का अधिकार होना चाहिए। तो ये भी लोकतंत्र में मिलना चाहिए। लोगों को एक जगह से दूसरे जगह आने और जाने का भी अधिकार होना चाहिए। जैसे हम लोग भारत में देखते हैं, ये सब विचार नहीं होना चाहिए, जात पात पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, जैन है, पारसी है, यहूदी है, जरतुस्त है, कोई भी धर्म है या कोई भी समुदाय है, कोई भी जात पात है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और लोगों को जो है समानता का अधिकार मिलना चाहिए। समानता का अधिकार क्या मतलब क्या है? समानता का अधिकार मतलब लोग जो है समानता का अधिकार की भावनाओं से जो है लोग जो है महसूस करें, जैसे किसी भी सरकारी सेवा में या प्रशासनिक व्यवस्था में उसका प्रतिनिधित्व का अधिकार प्रतिनिधित्व उसे भी मिले, ताकि वे भी अपने मान सम्मान के साथ अपना व्यक्तित्व का विकास कर सके। इतना ही नहीं बल्कि आर्थिक समानता भी हमें मिलनी चाहिए, लोगों को मिलने चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी बोला था कि केवल राजनीतिक अधिकार एक छलावा, एक पाखंड, एक ढोंग है, बेकार की चीज है अगर लोगों को आर्थिक समानता नहीं मिलती है। तो कहने का मतलब है कि एक समानता, सामाजिक समानता की बातें होनी चाहिए, सर्वमान्य सामाजिक समानता होनी चाहिए। धर्म या किसी भी आधार, जन्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस टॉपिक पे मैं डिस्कस अभी डिटेल्स में नहीं करूंगा, यह एक सिंपल डिफिनेशन है भेदभाव के लिए। इस पर एक बहुत जटिल, दिस इज ए वेरी सेंसिटिव टॉपिक, या बहुत ही जटिल टॉपिक्स है। इस टॉपिक से बहुत ही समग्रता में नहीं समझने से यह समझ में नहीं आती है, और हमेशा ये टॉपिक बहुत ही टेंशन और बहुत ही सेंसिटिव इशू रहा है। इसलिए इस टॉपिक को मैं डिटेल्स में अभी नहीं जा रहा हूं, और आप प्लीज इसको पॉजिटिव लें। कहने का मतलब है कि बराबरी का अधिकार, तो ये सारे व्यक्तियों को कहने का मतलब ये जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। हर व्यक्ति का, हर समुदाय का अपना एक विश्वास, अपना आस्था, अपना धर्म, अपना किसी का ईश्वर हो सकता है, गॉड हो सकता है, अल्लाह खुदा हो सकता है, किसी की अपनी संस्कृति अपनी अपनी हो सकती है। तो हर व्यक्ति को अपने आस्था के हिसाब से वे अपने ईश्वर का, अपने गॉड का वे अपने आराधना कर सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, कोई उसे ना रोक टोके। लोगों को ऐसा अधिकार मिलना चाहिए। कुछ जात जो ऐसे होते हैं, कुछ धर्म ऐसे होते हैं, कुछ समुदाय ऐसे हैं, या कुछ अल्पसंख्यक ऐसे हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने धर्म, अपनी भाषा है, तो उन्हें भी जो है उन्हें संरक्षण का अधिकार मिलना चाहिए। मतलब जो है वे उसे अधिकार मिलना चाहिए, किसी बाहरी तत्वों के द्वारा या राज्य के द्वारा, प्रशासन के द्वारा उन पर दबाव नहीं दिया जा सकता कि आप अपने संस्कृति को अछून नहीं रह सकते, इसको प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं, आप एक्सपोज नहीं कर सकते हैं, आपको ये धर्म, ये संस्कार करने नहीं दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तब तक नहीं होना चाहिए जब तक उस किसी के दूसरे के गतिविधि से या घटना से किसी दूसरे व्यक्ति को बेवजह उसे परेशानी ना हो, नुकसान ना हो, या दूसरे समाज के लोगों को नुकसान नहीं हो, या किसी दूसरे को नुकसान नहीं हो, तब तक जो है उनके धर्म और संस्कृति से जो है संस्कृति का पालन करने से, संस्कृति को मानने और बढ़ावा देने से किसी को रोकने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मतलब इसका उन्हें धर्म का अधिकार, धर्म का आज़ादी का अधिकार, आज़ादी और कल्चर का आज़ादी, ये सब मिलना चाहिए। तो ये सब चीज़ है। किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती झूठा आरोप लगा के उसे फंसाया जा सकता है, झूठा आरोप लगा के, मुकदमा चला के किसी को जेल में नहीं डाला जा सकता है, किसी को फांसी नहीं दिया जा सकता, किसी को अमर कैद नहीं किया जा सकता। इसके लिए क्या है, कानून में लोगों को एक ऐसा आज़ादी मिले, जब भी किसी व्यक्ति को झूठा आरोप लगा जाता है तो उसको जो है उसे पर्याप्त समय, अवसर और सुविधाएं मिलनी चाहिए अपने दोष सिद्धि को। अगर वह निर्दोष है तो उसे सिद्ध कर सके। कोई भी व्यक्ति बेवजह जो है झूठा आरोप लगाकर किसी को जो है महाभियोग में फंसाया नहीं जा सकता, तो ये अधिकार लोगों को मिलना चाहिए। अर्थात यूँ कहें, जैसे हमारे भारत में भी कानून व्यवस्था में भी कहा जाता है कि जब तक व्यक्ति कानून के समक्ष
एक जो प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से जब तक वो दोषी नहीं ठहराया जाता, गिल्टी नहीं ठहराया जाता कानून के द्वारा, तब तक कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं, गिल्टी नहीं है। ऐसे हमारे देश में भी देखा जाता है। सामान्यतः किसी व्यक्ति को थोड़ा सा उस पर केस, झूठा केस कर दिया जाए, झूठा एक FIR लगा दिया जाए, तो पुलिस आ जाते हैं, थोड़ा सा उसको किसी कारण से उसे जेल में डाल दिया जाता है, तो वे लोग समझने लगते हैं कि वो क्रिमिनल है, वो गलती किए होंगे, वो क्राइम किए होंगे। तो ये भी एक सुपरफिशियल एक धारणा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक विस्तृत बातें होनी चाहिए, विस्तृत दृष्टिकोण होना चाहिए। जब तक कानून के द्वारा ये साबित नहीं हो जाता है कि लोग दोषी नहीं है, गिल्टी नहीं है, तब तक कोई भी व्यक्ति जो है वह दोषी नहीं होता, समाज में उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। बहरहाल अभी हम लोग थोड़ा सा कानून में डिटेल्स नहीं जाएंगे। हमारा टॉपिक्स यहाँ पर है कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है। तो जिस तरह से हम लोग देखे हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल फ्रांस की क्रांति में भी लिए हैं, तो ये सब लोगों का क्या है, मूलभूत अधिकार है। और इसके साथ क्या है, वोटिंग राइट भी है। लोगों को वोटिंग राइट भी मिलना चाहिए ना। वोटिंग राइट सभी को मिलना चाहिए, पुरुष को भी मिलना चाहिए और महिलाओं को भी मिलना चाहिए। किसी भी देश में एक आयु बना दिया जाता है, उस आयु को पूर्ण करने पर चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हो, उसे वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। और ऐसा व्यवस्था होना चाहिए ताकि वोट दे सके। नहीं तो यहाँ पर बहुत सारे जगह में धांधली होता है, उसे किसी तरह से एन प्रकार से वोट नहीं डालने, मतलब जो है उसको वोट डालने से रोकने का प्रयास किया जाता था। ऐसा नहीं होना चाहिए। वोटिंग राइट्स हमारे इंडिया देखते हैं, हमारा भारत जब से गणतंत्र हुआ और तब से हमारा जो है वोटिंग राइट्स हमें मिला है। वोटिंग राइट्स इसका भी बहुत लंबा इतिहास है। उतना आसान से दुनिया के लोगों को वोटिंग राइट नहीं मिला। पहले दुनिया में लोकतंत्र नहीं था। लोकतंत्र क्या एक आधुनिक कॉन्सेप्ट है। ये आधुनिक काल में, ये 18वीं शताब्दी के बाद से ये लोकतंत्र दुनिया में आने लगा। पहले क्या था, कुलीन तंत्र था, एनार्की था, नोबिलिटी था, एनार्की था, एरिस्टोक्रेसी था, कुलीन तंत्र, राजतंत्र, नोबिलिटी, बड़े बड़े धनाढ़ लोग, सामंत लोग, फ्यूडल सिस्टम, वो जो चाहते थे वही करते थे। किसी को पकड़ लो, लाके उसको गिलोटिन, उसको फरसा से काट दो। किसी को भी पकड़ के ले आओ, जिंदा जला दो। किसी को भी ले आओ, 10 आदमी को पीट दो। अभी नहीं कर सकते हैं। अभी किसी का अपमान भी नहीं कर सकते, गलत भी नहीं बोल सकते हैं। गलत भी बोलते हैं, कुशब्द भी बोलते हैं, तो कानूनन उस पर जो है नहीं बोल सकते हैं। उसको पुलिस पकड़ेगी, कानून के द्वारा उसे जेल का हवा खाना पड़ेगा 3 साल, 4 साल, 5 साल एक गलत बात बोलने के लिए। इसलिए गलत बात किसी को भी बोलने का अधिकार नहीं है। आप कानून के दायरे में ही रह के बोल सकते हैं, अलबल कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, बोलना भी नहीं चाहिए। क्योंकि हम लोग भारत के सब नागरिक हैं और हमारा देश भारत हम लोग का ही दायित्व है। अभी हर व्यक्ति को एक माहौल बनाना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा। अभी हमारे सामने चुनौती है कि विकासशील से विकसित कैसे बनाएंगे। और जब विकसित बना देंगे तो हम लोग का गोल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, भारत को सुपर पावर फिर से बनाना है। तो उस तरह से हम लोगों को एक भाईचारा का, भ्रातृत्व का भावना का विकास करना पड़ेगा, एकता का भावना का विकास करना पड़ा, सब में करना होगा। और ये सम्मान देखिए हो सकता, तो ये भी एक अधिकार है लोकतंत्र में, भाईचारा का अधिकार, भ्रातृत्व का भावना का अधिकार, भाई भाई का भावना का अधिकार, बंधुत्व का भावना का अधिकार। भाईचारा का, बंधुत्व का भावना कैसे होगा? लोग होशियारी करते हैं, मदद नहीं करते, सहयोग नहीं करते, सम्मान करना नहीं सीखा, तो भाईचारा का भावना कहाँ से विकसित होगा? आप खाएंगे, कोई भूखा रहेगा, भाईचारा का भावना हो सकता है क्या? नहीं ना हो सकता है। आप कमाएंगे, दूसरे को देंगे नहीं, तो भाईचारा का भावना विकसित नहीं होगा। आप भी कमाइए और दूसरे को भी विकास दीजिए, दूसरे को भी दीजिए। आप खाएंगे, दूसरे के बारे में भी सोचिए कि वो खाया कि नहीं खाया, वो भूखा है कि खा के सोया है, उसका परिवार का बच्चा दूध पिया है कि नहीं पिया। आप दूसरे के बारे में भी सोचिए। अगर आप कोई बच्चा बिना दूध के सो जाता है, कोई व्यक्ति बिना अन्न का अगर पानी पी के सो जाता है, आप जो है अच्छा मलाई और भोजन खा के घर में मलमन में अगर नींद आ जाती है, तो आप जो है, तो आप हैं उस, आप लोकतंत्र को आपने नहीं समझा है और आप इस देश के जो एक नागरिक के लायक नहीं है। कुछ हमारे मित्र हैं यहाँ पे जो कि हमें बोल रहे हैं कि थोड़ा सा उन लोगों को घर जाना है, और हमारे कुछ विद्यार्थी भी हैं, तो ये चाह रहे हैं कि जो है कि आज हम यहीं पर डिस्कशन समाप्त कर दें। चूँकि जो है कि हम अभी और बस इसका इंट्रोडक्शन ही हम स्टार्ट किए थे। एक्चुअली हम डेमोक्रेसी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी के बारे में जब बोले, थोड़ा फ्रांस की क्रांति के बारे में मैंने आज बोला, तो अभी हम लोग फ्रांस की क्रांति नहीं, हम लोग विश्व का इतिहास को भी देखेंगे। हम लोग देखेंगे किस तरह से जो है
चिली में शासन व्यवस्था था, किस तरह का ओएमडे का शासनकाल, पिनोशे का, बिसोल का जो है वहाँ पर हम लोग शासन काल का जो है कंपेयर करेंगे, वहाँ पर किस तरह से तानाशाही का जो है उत्पत्ति ओरिजिनेशन होता है। उसके बाद हम लोग वहाँ से आएंगे, हम लोग सऊदी अरब में देखेंगे वहाँ पर किस तरह से क्या कंडीशन था, महिलाओं को क्या अधिकार मिला कि नहीं मिला। पाकिस्तान में देखेंगे जो परवेज मुशर्रफ का, देखें किस तरह से तख्ता पलट होता है और सैनिक जो है शासन स्थापित हो जाता है। हम लोग और भी बहुत सारे कंट्री में देखेंगे कि चाइना का भी एग्जाम्पल हम लेंगे, फ्रांस का भी एग्जाम्पल हम लोग लेंगे और मेक्सिको का भी कंट्री का एग्जाम्पल लेंगे जहाँ बहुत सारे पार्टियां हैं। और वहाँ पर किस तरह से हम म्यांमार का भी एग्जाम्पल लेंगे जहाँ पर जो है आंग सान सूची के बारे में भी देखेंगे, उनके इतिहास के बारे में देखेंगे। हम नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के बारे में देखेंगे और इस तरह दुनिया का इतिहास भी हम लोग थोड़ा देखेंगे कि किस तरह लोकतंत्र के लिए सारे दुनिया में आधुनिक काल से लेकर किस तरह से संघर्ष हुआ है। और ये उपनिवेशवाद का जो दौर चला है, सबसे पहले तो सामंतवाद का दौर, कुलीन तंत्र का दौर, सामंतवाद खत्म होता है, कुलीन तंत्र खत्म होता है, डेमोक्रेसी जो स्थापित होना धीरे धीरे फ्रांस के बाद सारे दुनिया में इसका प्रसार फैल रहा है और स्थापित होता है। हम लोग रूसी क्रांति भी देखेंगे, 1917 रूसी क्रांति भी देखेंगे, वहाँ पर भी देखेंगे कि कम्युनिज्म कि जो साया को कैसे उखाड़ कर फेंका गया और कैसे सोशलिज्म का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। और इस दौड़ में किस तरह से है दुनिया इस दौड़ में आया और किस तरह अंततः बाद में चलकर जो है यही होड़ में सत्ता और पावर और ये बिजनेस अर्थव्यवस्था को, ये उपनिवेशवाद कॉलोनिज्म को जो होड़ अपना जो है हासिल करने का होड़, और अंत हम लोग देखते हैं दुनिया एक विनाश के गर्त में चला गया। प्रथम युद्ध 1914 to 18 और दूसरा विश्व 1939 to 45 किस तरह बर्बाद हो गया। और एक के युद्ध ही नहीं, युद्ध के साथ महामारी, वो दुनिया को किस तरह से जो है इस नकारात्मक एनर्जी का किस तरह से विनाश हुआ है। अगर इस नकारात्मक ऊर्जा को भी अगर हम लोग सकारात्मक ऊर्जा में सारे दुनिया के लोग अगर लगाते हैं, आज दुनिया कितना खुशहाल और कितना उन्नत होता। महामारी और आज भी देख रहे हैं हम लोग, आज एक और अंततः अमेरिका के बाद ये इन्फ्लुएंजा के बाद दुनिया के सबसे बड़ा, इतिहास में सबसे बड़ा महामारी आज कोरोना कोविड-19 का साथ देख रहे हैं। आज दुनिया क्या हो गया, आज बड़े बड़े शक्ति जो है शांत हो गए और आज फिर सोचने लगे कि लोकतंत्र के बारे में, मतलब क्या नेटवर्क ग्लोबलाइजेशन, आज दुनिया मिल के ही किसी चीज़ का समाधान हम लोग अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। तो ये प्रकृति भी हमें बता रहा कि किस ओर जाना है। कहने का मतलब है शॉर्ट में कि हम एक लोकतांत्रिक सोच के तरीके से एक विश्व बंधुत्व की भावना से विकसित करें। हम अपने पहले इसको अपने गांव, समाज, जिला, देश के साथ इस भावना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग विकसित करें। एक भाईचारा, एक मित्रत्व, एक दोस्ताना व्यवहार, मान सम्मान, चाहे वह पुरुष हो महिला हो, सभी को जो बच्चे हैं किसी भी जाति धर्म समुदाय या किसी भी देश के लोग हैं, सभी में एक ऐसा भावना का विकास करें। और फिर मानव के लिए, मानव मात्र कल्याण के लिए कोई काम करे, उसके भलाई के लिए, उसके वेलफेयर के लिए काम करे, तो फिर हमारा ये जो है उद्देश्य पूरा हो सकता है। मतलब फिर वही आ गया, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो आज इतना ही हमारे सभी टीम के लिए, पीपल वेलफेयर फाउंडेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे टीम के एक्टिव मेंबर मिस्टर सनातन कुमार महतो एंड मिस्टर चंदन कुमार महतो, उन्हें जो है स्पेशल धन्यवाद है। आज उनके मोटिवेशन से आज हमारे इस टीम में वो भी है रिकॉर्डिंग के समय, और हम लोग सब ने मिलकर ये चर्चा किया है और इन सब के माध्यम से ये वीडियो जो है आपके पास पहुंच रहा है। और हम लोग का ये शुरुआत ही है, हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है, हमारे पीपल वेलफेयर फाउंडेशन के मेंबर का उद्देश्य है कि हम लोग शिक्षा पर काम कर रहे हैं। केवल शिक्षा पर ही नहीं, हम लोग झारखंड में ही क्रांति नहीं लाएंगे, बल्कि इसको हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाएंगे। और अभी से हम लोग शिक्षा के साथ साथ उस पर हम लोग काम कर रहे हैं कि किस तरह जो सबसे बड़ी चुनौती है लोगों के सामने, गरीबी और पैसे का अभाव, पैसा, तो शिक्षा के साथ पैसा कैसे मिले, जरूरत पूरा कैसे हो। जैसे विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों को भी शिक्षा के साथ पैसा कैसे आए, शिक्षा के साथ उसको अच्छा भोजन, उसको कपड़ा, पढ़ने का सामग्री, उसके मोबाइल या जो है उसको एजुकेशनल गैजेट्स, टैबलेट, मोबाइल कैसे आए, उसका स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे। मतलब यूं कहे कि पैसा, विद्यार्थी को पैसा कैसे आए, पढ़ाई का साथ पैसा कैसे आए और लोगों को भी पैसा कैसे आए, तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि जो भी हम इस संस्था में हम लोग सारे संगठन, सारे लोग, ये सब के संगठन जो हम सभी का संगठन है, किसी एक का संगठन नहीं है, मिलके
जो हमारे लोकतांत्रिक आदर्श को उसको पूरा करने के लिए हम लोग जो हैं इस संगठन के माध्यम से चल रहे हैं। और हम लोग कुछ नहीं, हम लोग इस भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध इस टीम के हैं। सत्यमेव जयते। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बीइंग विद अस AK Study Center. Please subscribe our channel and share channel's link to others so that they can get benefit and be aware. We have the knowledge about our organization People Welfare Foundation. इस चैनल का लिंक कृपया आप दूसरे को भी भेजें ताकि हमारे बातों को दूसरे को भी पता चल सके और हमारे संस्था का और हमारे जो है नॉलेज का भी फायदा दूसरे विद्यार्थी भी ले सके। और आपका सहयोग ही इस संस्था को और भी आगे बढ़ा सकता है। और ये संस्था हम सब का है, हमारा और आपका और हम सब का है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।